Drop it. हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं साहिर कमाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमाल की इंग्लिश पावर्ड बाय गैप शॉप। विद दिस होप कि आपने लास्ट वीडियो देखी होगी सेंटेंस पार्ट 1 जो इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस में बनी थी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस पार्ट सेकेंड वीडियो ऑफ सेंटेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसे लिंक दे रखा हुआ है, उस लिंक को क्लिक करिए और प्लीज़ उसको पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि सेंटेंस का जो आधा पार्ट है वो उसमें है और आधा पार्ट इसमें है। उसमें मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, उसका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अदरवाइज़ इस वीडियो में आपको उसका जवाब तो मिल ही जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। जनरली आप स्ट्रक्चर को समझते हैं सेंटेंस का एस, वी और ओ। ये सेंटेंस का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है। सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन और सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दो अलग अलग चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन 5 काइंड्स के होते हैं, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बना रखी है, उसमें जाके आप जरूर देखें। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ओनली 3 काइंड्स होते हैं। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे इस सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस, जब भी आपके सेंटेंस के काइंड पूछे जाते हैं तो जनरली आपके मुंह से सिंपल सेंटेंस निकलता है। प्रोबेबली हो सकता है आपके मुंह से ना निकलो, लेकिन ज़्यादातर मैंने जिनसे सुना तो उनके मुंह से पहला सेंटेंस का काइंड सिंपल निकलता है। अगर उनसे ये पूछा जाए व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस, आई एम श्योर दैट दे वुड फेल इन एक्सप्लेनिंग द सिंपल सेंटेंस। तो एक्सप्लेन करने में बहुत से लोग हिचकिचा जाते हैं, बहुत से लोग अटक जाते हैं, या बहुत से लोगों का डाउट माइंड में रहता है, बहुत से लोगों का कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ही मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, कंसेप्चुअल कॉम्प्रहेंशन के लिए। आज आपके माइंड से भ्रम निकल जाना चाहिए कि जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस को आप ये नहीं कह देंगे जो मतलब कि वहीं लिखा जाता है, या ऐसे ही जो लिखा जाता है मतलब कि ऐसे ही, को मतलब कि ऐसे ही। बहुत से लोग जब नहीं होते हैं तो ऐसे ही करने लगते हैं। तो सिंपल सेंटेंस एक्चुअल में क्या है, ये पूरा टॉपिक है एक, जो कि अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड के बारे में तो 11th-12th में एक सिंथेसिस पूरा टॉपिक है। उस टॉपिक में इन तीनों सेंटेंसेस को बहुत डिटेल में बताया जाता है। मैं अपनी अगली वीडियोस भी इस पर ही बनाऊंगा। फिलहाल हम लोग सेंटेंस की बात कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। सो वी विल आइडेंटिफाई सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ये यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है। वैसे सीबीएसई बोर्ड 8th क्लास में, 9th क्लास में और 10th क्लास में भी इनको पढ़ाया जाता है, कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये आपके लिए हेल्पफुल इसलिए होगी क्योंकि विदाउट नोइंग अबाउट द सेंटेंसेस काइंड, विदाउट नोइंग अबाउट द सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स, उसके यूजेस, तब तक आप उसकी जो एरर्स करेक्शंस आते हैं उस एरर करेक्शन में कहीं ना कहीं आप मात खाएंगे। अगर 4 सेंटेंसेस भी दे दिए गए और आपको एक्चुअल में स्ट्रक्चर्स नहीं पता, एक्चुअल में कंजंक्शंस के यूज़ नहीं पता, तो आप कहीं ना कहीं गलत ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो वो गलत ऑप्शन आज के बाद टिक नहीं होगा, मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूँ। ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, सिंपल A sentence which has only one finite verb is called a simple sentence, या उसकी दूसरी डेफिनेशन है a simple sentence is one that has only one finite verb। दोनों डेफिनेशन में सिमिलरिटी है। आप मीनिंग तो समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने वाकई में सिंपल सेंटेंस का आंसर किसी को दिया है तो आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान से देखें कि आपने क्या बताया उनको। सिंपल सेंटेंस क्या, जो मतलब मुंह से निकल जाए बस वो सिंपल सेंटेंस, जो जनरली कह दिया जाए वो सिंपल सेंटेंस। मतलब क्या सिंपल सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता? क्या सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकता? क्या सिंपल सेंटेंस निगेटिव नहीं हो सकता? तो सिंपल सेंटेंस क्या है एक्चुअल में, ज़रा देखें। इस दोनों ही डेफिनेशन में एक वर्ड आ रहा है फाइनाइट वर्ब, दोनों ही डेफिनेशन में फाइनाइट वर्ब। तो अगर आपको ये मालूम होगा तभी आप किसी सिंपल सेंटेंस को डिफाइन कर पाएंगे कि अगर आपको कोई एग्जांपल दिया जाए देन यू कैन डिटरमाइन दैट द गिवन सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस। वो सिंपल सेंटेंस तभी होगा जब आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में मालूम। मैंने कहा था उस वीडियो में, मैंने एक बात कही थी कि अगर सिंपल सेंटेंस पढ़ाया जाएगा या सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी जाएगी तो सिंपल सेंटेंस डेफिनेशन लिखने के बाद एक क्वेश्चन फिर पुट अप होगा। वही क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब। तो पहले सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप फाइनाइट वर्ब समझ जाएंगे। हमने सिंपल सेंटेंस की एक एग्जांपल लिख दी। एग्जांपल तो कुछ भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ बहुत ही ईजी छोटे से एग्जांपल लिए जो आपको आसानी से समझ में आए, आप समझ सकें व्हाट इज़ सिंपल सेंटेंस। यहाँ सिर्फ समझ की बात है। 5 एग्जाम्पल हैं। पहले में आई गो लिखा है, दूसरे में ही गोज लिखा है, तीसरे में वी आर गोइंग, दे हैव गॉन एंड राहुल वेंट टू मार्केट। तो वर्ब का मतलब
क्रिया से, यहाँ फाइनाइट है, तो आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी वो जिसमें कर्म की ज़रूरत पड़ती, शायद कर्म या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो तो नहीं, एक्चुअल में वो नहीं, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब। जब हम लोग वर्ब कभी पढ़ेंगे तब उसमें भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है एक्चुअल में, यहाँ आपको समझ में आएगा। सिंपल सेंटेंस का मतलब किसी सेंटेंस में कोई एक ऐसी वर्ब जो फाइनाइट हो। तो जब तक आपको फाइनाइट नहीं मालूम होगा तब तक आप सिंपल सेंटेंस को समझ ही नहीं सकते। तो इस डेफिनेशन को लिखने से पहले आप एक डेफिनेशन और लिख लीजिए। सी, ये है डेफिनेशन फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब विच changes its form according to the number of the subject or the tense of the sentence। दूसरी डेफिनेशन भी आप देख लें, the verb whose form is determined by the number of the subject or the tense of the sentence। means सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग या फिर उस सब्जेक्ट के नंबर का मतलब सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, दो ही नंबर होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई वर्ब अपने आप को चेंज कर रही है तो वो वर्ब फाइनाइट वर्ब होगी। और वो ही वर्ब जब किसी सेंटेंस में एक आती है, मतलब जब किसी सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब आएगी तो उस सेंटेंस को हम सिंपल कहेंगे। नाउ कम टू द एग्जांपल्स। I go to market, he goes to market, we are going to market, they have gone to market and Rahul went to market। सब में आप देख रहे होंगे गो का इस्तेमाल मैंने किया है सब में, बट पांचों सेंटेंस में गो के 5 फॉर्म यूज़ हुए हैं। कहीं पर गो, गोज, गोइंग, गॉन, वेंट। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये अपने रूप को चेंज कर रही है और ये समझना ज़रूरी है कि कैसे चेंज कर रही है। पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, थर्ड सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, फोर्थ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है और फिफ्थ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पहला सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसमें आई लिखने की वजह से हमने गो लिखा, आई को प्लूरल कंसीडर किया जाता है। उसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही को सिंगुलर, तो इसलिए सिंगुलर फॉर्म आ गई। अब यहाँ पर टेंस चेंज कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ गए। कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से गो ने अपने आप को गोइंग फॉर्म में चेंज कर लिया। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में आए तो उसी गो ने गॉन अपने आप को कर लिया, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में आए तो उसी गो ने अपने आप को वेंट कर लिया। इट मीन्स हियर गो वर्ड इज डिटरमाइंड either by the number of the subject or the tense of the sentence। या तो सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है या फिर अपने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है। तो अब आपको समझ में आओगे कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। अब जब फाइनाइट वर्ब की बात हुई है तो इनफाइनाइट, हालांकि इसको हम लोग आगे डिसेंसेस के चैप्टर में पढ़ेंगे कभी, लेकिन फाइनाइट का अपोजिट इनफाइनाइट होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका उल्टा आप मान सकते हैं। तो आप उल्टा मानेंगे कैसे? अब अगर इसी सेंटेंसेज में हम सिर्फ सारे सेंटेंस में टू बाय लिख दें, टू बाय, तो टू बाय अगर सब में लिख देंगे तो किसी भी सेंटेंस में, लाइक आई गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स या टू बाय समथिंग एल्स, आई गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, ही गोज टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, वी आर गोइंग टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स एंड सो ऑन, आगे भी ऐड कर लेंगे। तो क्या किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का या उस टेंस का टू बाय के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसी तरह अगर हम बाय की जगह हम बाइंग लिख देंगे, ये लेंदी हो जाएगी अगर इस चीज़ को यहीं पर डिस्क्राइब कर दिया। फिलहाल आपने सिंपल सेंटेंस समझा होगा, तो जाहिर है सिंपल सेंटेंस आप समझ में आ गया होगा। तो सिंथेसिस जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ पर डिटेल में सिंपल सेंटेंस बनाना और कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डिटेल में बनाना सीखेंगे। तो आई होप कि आपको सिंपल सेंटेंस, आज के बाद कोई आपसे डेफिनेशन पूछे, आज के बाद आपसे कोई भी आइडेंटिफिकेशन पूछेगा तो आप उसे क्लियर वे में बताएंगे। और फाइनाइट और इनफाइनाइट को भी समझ लीजिए। फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब क्या है, वो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव से अलग होती हैं, और फाइनाइट और इनफाइनाइट का फंडा अपना अलग है। इसमें ही एक वर्ड आपके माइंड में घूम रहा होगा जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो इसकी चर्चा भी हम लोग सिंथेसिस की वीडियो में करेंगे। ठीक, इन्फिनिटिव क्या है, आईएनजी फॉर्म मैंने कहा तो ये क्या है, और टू लगा करके प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया तो ये क्या है। ठीक, आगे चलते हैं। इसका जो सेकेंड सेंटेंस है तो वो है कॉम्प्लेक्स। सी, दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन दैट हैज़ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेज।
एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। अब जाहिर है फिर से माइंड में क्वेश्चन आएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। ये सारा जो क्वेश्चन है ये हम लोग जब डिटेल स्टडी सिंथेसिस कर रहे होंगे तब हम लोग को सब मालूम होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना समझने वाली बात है कि सबऑर्डिनेट क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल का मतलब मुख्य, जैसे आप जानते हैं प्रिंसिपल होता है कि स्कूल में जो प्रधानाचार्य कहलाता है, तो इस तरीके से क्लॉज एक होता है। तो क्लॉज एक्चुअल में डेफिनेशन मैं लिखूंगा नहीं, आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि आगे एक वीडियो में मैं बताऊंगा कि अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। एक क्लॉज उसको कहा जाता है जो कि एक बड़े सेंटेंस का एक पार्ट फॉर्म करता है और उसमें एक सब्जेक्ट होता है और उसकी एक प्रेडिकेट होता है। अब फिर आगे डिटेल में जाना पड़ेगा तो उसको छोड़ दीजिए, इतना तो आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, या नहीं भी जानते होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस पर। तो जब सबऑर्डिनेट की बात करें और प्रिंसिपल की बात करें तो क्लॉज मतलब ऐसे सेंटेंस जो बहुत लंबे होते हैं, उनके बीच में कंजंक्शंस आते हैं, तो उसमें जो पहले वाला पार्ट होता है और बाद वाले पार्ट होता है ये पूरे सेंटेंस कहलाएगा, लेकिन अलग अलग पार्ट को हम क्लॉज के नाम से जानेंगे। और उस क्लॉज को हिंदी में अगर आप कहें तो आप कह सकते हैं कि उपवाक्य। मतलब एक पूरा वाक्य लिखा है, उस वाक्य का आधा पार्ट इधर है, कंजंक्शन का आधा पार्ट उधर है, इसलिए उसे उपवाक्य कहा जाता है। तो क्लॉज के अंदर जितने भी बता दें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि नाउ दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन आई आस्क्ड इन द लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया गया था ना, मैंने सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी थी, उसमें जो डेफिनेशन थी वो किस सेंटेंस में लिखी गई है, वो था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, बीच में विच वर्ड आया था। तो मैंने एग्जाम्पल में भी अभी ये दे रखा हुआ है। So, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, ऑल द क्वेश्चन वर्ड्स व्हेन कम बिटवीन टू सेंटेंसेस दे बिकम कनेक्टर्स या कंजंक्शंस एंड सच सेंटेंसेस हैविंग दीज कंजंक्शंस आर नोन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके अलावा कुछ और भी कंजंक्शंस हैं और ज़्यादा कंजंक्शंस भी होते हैं, बट हमने थोड़े से लिख दिए ताकि आपको याद रहे फंडामेंटली जो क्वेश्चन वर्ड्स यूज होते हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला दैट, आफ्टर, बिफोर, एज, सो, अनलेस, ये सारे कंजंक्शन जब आएंगे दो सेंटेंस के बीच में तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence। ये एग्जाम्पल है, दिस इज नॉट द डेफिनेशन हियर। हम सेंटेंस की डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, ये आपको जानबूझ के मैंने वही लिखा है जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था। अब यहाँ पर देखें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence। आपको लग रहा है इसमें दो वर्ब आई है, नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्ब है मेक्स और यहाँ पर एक वर्ब है इज। तो इज और मेक्स दो वर्ब है, तो जाहिर है किसी सेंटेंस में अगर दो वर्ब आएंगे तो वो सिंपल सेंटेंस तो होगा नहीं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस डेफिनेशन ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि फाइनाइट वर्ब सिर्फ एक होनी चाहिए और यहाँ पर फाइनाइट वर्ब दो अलग अलग हैं, मेक्स और इज। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये दो सेंटेंस है जो मैंने नीचे अलग करके लिख दी है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस को एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है। और उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस जो मेक्स है उसके लिए इट वर्ड था। जब आपने कभी लिखा होगा सेंटेंस, इतने भी आप अनजान नहीं है कि आपने लिखा होगा तो वहाँ इट का यूज़ किया गया, इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जब इनको कनेक्ट किया गया कॉमा, ये फुल स्टॉप हटा करके, तो उसी फुल स्टॉप की जगह हमने विच लगाया और विच से दोनों सेंटेंस को अलग अलग कर दिया गया और एक दूसरे से कनेक्ट किया गया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, आई नो दैट ही इज टेलिंग अ लाई। इसमें दैट वर्ड आया बीच में, बहुत सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इसको अलग अलग देखें तो आई नो फुल स्टॉप ही इज टेलिंग अ लाई। ये दो सेंटेंस थे, यहाँ पर आई नो आई की वजह से आया है और इज जो है ही से डिटरमाइन है। तो दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस थे, दोनों सिंपल सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाया गया बाय यूजिंग कनेक्टर, बाय यूजिंग कंजंक्शन, दैट इज दैट हियर एंड विच इट इज हियर। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर है ना, तो स्ट्रक्चर का मतलब एस, वी और ओ से नहीं है, स्ट्रक्चर का मतलब। अब यहाँ इसका स्ट्रक्चर देख लें तो प्रिंसिपल क्लॉज पहले आएगा, फिर जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा और फिर इसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा। ये सिंपल सी चीज़ है। जब आपको प्रिंसिपल क्लॉज मालूम होगा, जब आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज मालूम होगा, तभी आप उससे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस भी जान पाएंगे और तभी आप बता पाएंगे कि गिवन सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब वो क्लॉज जो किसी पर डिपेंड ना करे। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है, जैसे प्रिंसिपल पर वाइस प्रिंसिपल जो है डिपेंड होता है। कभी भी प्रिंसिपल की मौजूदगी में वाइस प्रिंसिपल कोई भी आदेश नहीं दे सकता, प्रिंसिपल के ही साइन माने जाते हैं। जब प्रिंसिपल नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल कैन वर्क, बट वो असिस्टेंट ही होता है उसका सबऑर्डिनेट, उसको हेल्प करता है। ठीक,
जब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो बीच में सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जितने भी क्वेश्चन वर्ड होंगे वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होंगे। उसके अलावा लाइक, दैट, आफ्टर, सो, बिफोर एंड अनलेस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस की बात कर लेते हैं। सी दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इट इज अ सेंटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 or more मेन प्रिंसिपल क्लॉजेज। मेन या प्रिंसिपल क्लॉजेज। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉजेज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज अभी हम लोग ने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखा था कि वो इंडिपेंडेंट होती है, उसका अर्थ जो है दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं करता, जबकि सबऑर्डिनेट जो है प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा उनके दोनों सेंटेंस अपने अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे। ठीक, ये पहचानेंगे कैसे? जब हमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में मालूम होगा तभी हम कह पाएंगे दिया हुआ सेंटेंस कंपाउंड है, कि जब हमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस मालूम होंगे। कुछ हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लिख दिए हैं, एंड, एज वेल एज, और, नॉर, बट, देयरफॉर, बहुत से होते हैं बट आपको समझाने के लिए थोड़े से लिखे गए। एग्जाम्पल देखिए, आई लेफ्ट होम एंड ही केम इन। ये दोनों सेंटेंस एंड से जुड़े ज़रूर हैं। अगर हम एंड को हटा भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कभी भी कोई सेंटेंस एंड से नहीं बोलेगा। एग्जाम्पल में आप लोग को दिख रहा होगा, आई लेफ्ट होम एंड ही केम होम एंड शी रैंग मी बट आई डिड नॉट पिक। यहाँ से बट अगर हटा दिया जाए तो दोनों सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, जिस वजह से इसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें बट का यूज़ है, यहाँ पर एंड का यूज़ है। और इस तरह कंजंक्शन जब 2 सेंटेंस के बीच में कनेक्ट करेंगे तब उन सेंटेंसेस को कंपाउंड कहा जाएगा। इसका स्ट्रक्चर में आप यही कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, प्रिंसिपल क्लॉज को ही हम जब दो प्रिंसिपल क्लॉज को आपस में कनेक्ट करेंगे तब उन कनेक्टेड क्लॉजेस को प्रिंसिपल क्लॉज ना कह के आप उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जैसे आपके अकाउंट होते हैं तो दोनों का सेम अधिकार होता है, उसी तरीके से को फाउंडर कहलाते हैं। उसी तरीके से कोऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ कि दोनों का अपना अस्तित्व है, दोनों का एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इसे कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज पहले आए, फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएगा। बहरहाल ये एक कंजंक्शन था, स्ट्रक्चर था। अब इसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे जो मैंने फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले शुरुआत करी थी। अब इसके अंदर तो आपके प्रिंसिपल क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, मेन क्लॉज है, व्हाटएवर। तो इसके अंदर आपके जो सब्जेक्ट सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो SVO हमेशा ही होगा। लेकिन जो बड़े सेंटेंस होते हैं उसको आप SVO से डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसको आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हैं। तो आई होप आपकी पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके सिंथेसिस से ही मैं स्टार्ट करूंगा, और एक सिंपल सेंटेंस से दूसरे सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या 2 सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इनको कैसे फॉर्म किया जाता है, और इनसे एग्ज़ाम में SSC एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, अब इस पर ही डिस्कशन होगा। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट ज़रूर करें और उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।